नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हिंदी के 5वें प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करेंगे। तो सभी विद्यार्थी कोशिश कीजिएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हो। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 नागरी प्रचारणी सभा से जुड़ा है। ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी मुक्तिबोध, सी अज्ञे या डी श्याम सुंदर दास। पहला ही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और काफी सरल भी है, क्योंकि नागरी प्रचारणी सभा के जो संस्थापक हैं वह हैं श्याम सुंदर दास, यानी ऑप्शन डी ही यहाँ पर सही है, श्याम सुंदर दास। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूर्वी हिंदी की बोली है। ऑप्शन ए ब्रज, बी बघेली, सी पहाड़ी या डी हरियाणवी। तो देखिए पूर्वी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत आते हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बघेली। याद रखिएगा पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 के कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है। अब आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रगतिवादी कवि और प्रयोगवादी कवियों के नाम आपको पता होंगे, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। देखिए प्रगतिवादी कवियों के अंतर्गत आते हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन और शिव मंगल सिंह सुमन, रामविलास शर्मा। ये जो मैंने नाम आपको बताए ये सारे प्रगतिवादी कवि हैं। तो यहाँ पर अगर आप प्रश्न देखें कि प्रगतिवादी कवि नहीं है तो केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं, भवानी प्रसाद मिश्र ये प्रगतिवादी कवि नहीं है, क्योंकि ये है प्रयोगवादी कवि। तो ऑप्शन बी ही यहाँ पर करेक्ट हो गया। भवानी प्रसाद मिश्र जो है प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं। अब आप यहाँ पर 3 जो ऑप्शन देख रहे हैं केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह सुमन और रामविलास शर्मा, नागार्जुन, ये जो कवि हैं यह प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मैंने नाम आपको बता दिए कि प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि ये हैं और भवानी प्रसाद मिश्र जो कि प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 आर्यों की ठेठ बोली को क्या कहते हैं। आर्यों की ठेठ बोली को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए संस्कृत भाषा, ऑप्शन बी भारतीय आर्य भाषा, सी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा या ऑप्शन डी आर्य भाषा। तो देखिए आर्यों की ठेठ बोली को कहा जाता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को आर्यों की ठेठ बोली कहा जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है आर्यों की ठेठ बोली के नमूने मिलते हैं। ऑप्शन ए पुराणों में, ऑप्शन बी वेदों में, सी ब्राह्मण ग्रंथों में या डी ब्राह्मण ग्रंथों व सूत्र ग्रंथों में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ही राइट हो जाएगा कि आर्यों की ठेठ बोली के नमूने ब्राह्मण ग्रंथों और सूत्र ग्रंथों में मिलते हैं। तो यानी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को या परमात्मा को किस रूप में देखा गया है। गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में या ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया है प्रेमिका के रूप में। तो देखिए सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य ईश्वर परमात्मा को जिस रूप में देखा गया है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा प्रेमिका के रूप में। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 महाकवि कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया। ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद ने या ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह ने, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया है पंडित बालकृष्ण भट्ट ने। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह ने। याद रखिएगा महाकवि कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 हिंदी को
आर्य भाषा की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद, पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी, या ऑप्शन डी अगर देखा जाए स्वामी दयानंद। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा शिव प्रसाद ने। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़कर कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। जिसमें दिया गया है कि नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है और नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व अंशतः आयतित है। तो यहाँ पर ये दो कथन दिए गए हैं और पूछा गया है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए है कि पहला सही है और दूसरा गलत, या दोनों ही सही हैं, एक सही है या दूसरा आंशिक सही है, या दोनों, या एक गलत है या दूसरा सही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है, और सेकंड है कि नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व अंशतः आयतित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही हैं, क्योंकि अगर आपने नई कविताओं की विशेषताओं को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मनुष्य के जीवन को काफी विशेषता यहाँ पर प्रदान की गई है, काफी महत्व प्रदान किया गया है। उसकी एक एक क्षण और अभिव्यक्ति को जो है कविताओं के माध्यम से बताया गया है, और इस मनस्थितियों को अभिव्यक्त करने वाली काफी कविताएं लिखी गई हैं। तो अगर आप इनकी विशेषताओं को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर दिए गए जो कथन है वो दोनों ही सही हैं। इसके हिसाब से ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, 1 और 2 दोनों सही। तो अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, श्रद्धाराम फिल्लौरी ने कौन सी पुस्तक लिखी? ऑप्शन ए सत्यामृत प्रभा, बी सत्यार्थ प्रकाश, सी सत्य कथा संग्रह, या डी सत्य वचन सुधा। तो देखिए श्रद्धाराम फिल्लौरी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, सत्यामृत प्रभा। याद रखिएगा श्रद्धाराम फिल्लौरी की पुस्तक है सत्यामृत प्रभा। क्वेश्चन नंबर 12, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। देखिए आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति और साम्राज्य के प्रति विद्रोह, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण और छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है। तो यहाँ पर देखिए 4 विशेषताएं दी गई हैं। आप लोग इस प्रश्न का कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऑप्शन में दिया गया है कि जो विशेषताएं दी गई हैं वो चारों ही सही हैं, या कौन कौन सी विशेषता यहाँ पर सही है और कौन सा विकल्प गलत है। तो आप लोगों को इस प्रश्न का जो भी आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का कमेंट करके जरूर बताना है। एक बार मैं आप लोगों को विकल्प दिखा दूं। यहाँ पर देखिए विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन ए उपयुक्त सभी हैं, या ऑप्शन बी आप पढ़ सकते हैं, सी और डी यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, भारतेंदु ने किस भाषा में अपने काव्य की रचना की? देखिए प्रश्न है कि भारतेंदु ने किस भाषा में अपने काव्य की रचना की? ऑप्शन ए खड़ी बोली, बी अवधी, सी ब्रज भाषा, या डी कन्नौजी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ब्रज भाषा में। भारतेंदु ने किस भाषा में अपने काव्य की रचना की है? ब्रज भाषा में। याद रखिएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए नामों में से भारतेंदु मंडल के लेखकों के साथ किसका नाम नहीं आता? देखिए यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों से पूछा है कि भारतेंदु मंडल के लेखकों के साथ किसका नाम नहीं है। ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी। तो इस प्रश्न को करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस मंडल के अंतर्गत कौन कौन से लेखक आते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को नाम बता दूं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। भारतेंदु मंडल के अंतर्गत आने वाले लेखकों के नाम बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, राय कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी। ये जो मैंने लेखकों के नाम बताए हैं इन सबको मिलाकर ही भारतेंदु मंडल बनता है। तो ये सारे लेखक इस मंडल के अंतर्गत आते हैं, यानी मुंशी प्रेमचंद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि पऊ चरयू किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की, विद्यापति की, स्वयंभू की, या चंद बरदाई की। तो देखिए सिंपल है, सरल प्रश्न है, स्वयंभू की रचना है। और स्वयंभू कौन है आप लोगों को पता है, अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे। इस काव्य की जो रचनाकार हैं वह है स्वयंभू। याद रखिएगा। और अपभ्रंश में लिखी गई रचना है ये
ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वयंभू। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि संतन को कहा सीकरी सो काम, यह किस कवि की उक्ति है? संतन को कहा सीकरी सो काम, ए सूरदास की, बी तुलसीदास की, सी परमानंद दास की, या डी कुम्मन दास की। तो ये जो पंक्ति है किसकी है? कुम्मन दास की, याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर देखिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह कविता पंक्ति किसकी रचना है? ऑप्शन ए मीराबाई की, बी सूरदास की, सी कृष्णदास की, या डी रैदास की। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये जो पंक्ति है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मीराबाई की है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार सरल प्रश्न है, एक बार बता दूं आप लोगों को। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए नेहा मंजरी, ऑप्शन बी नरसी जी का मायका, सी राधा सुधा निधि, या ऑप्शन डी प्रेम वाटिका। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मीराबाई के द्वारा लिखी गई रचना है नरसी जी का मायका। कुछ और रचनाएं भी हैं जो मीराबाई के द्वारा लिखी गई हैं, जैसे राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, मीराबाई की मल्हार, याद रखिएगा। ये जो बताई है मैंने आपको, ये भी जो है मीराबाई के द्वारा लिखी गई रचना है। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, किस कवि ने अपनी कविता में भगवान कृष्ण के लकुटी और कम्बल के सामने तीनों लोगों का राज्य त्यागने की बात कही है? किस कवि ने अपनी कविता में भगवान कृष्ण के लकुटी और कम्बल के सामने तीनों लोगों का राज्य त्यागने की बात कही है? ऑप्शन ए कबीर, रहीम, रसखान, उस्मान। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रसखान, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, किस कवि ने जो है कहा है कि भगवान कृष्ण के लकुटी और कंबल के सामने तीनों लोगों का राज्य त्यागने की बात कही है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न है, नीचे लिखे ग्रंथों में से कौन सा काव्य बिहारी लाल द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए बिहारी सतसई, शिवराज भूषण, आनंद विलास और रामचंद्रिका। सरल प्रश्न है, बिहारी लाल द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए बिहारी सतसई, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, रीतिकाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए कि काव्य में श्रृंगार और विलासिता की प्रधानता थी, यानी ये तो पहला ही कथन यहाँ पर सही है। अब इसके बाद अगला के कवियों ने साहित्य के अंगों के लक्षणों और उदाहरणों की रचना की है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सी यहाँ पर है कि राधा कृष्ण के प्रेम के बहाने सांसारिक वासना के रंगीन चित्र साहित्य में चित्रित किए हैं, और डी दिया गया है कि राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ है। तो रीति काल के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि गलत कथन दिया गया है, राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ है। ठीक है, यानी ABC यहाँ पर राइट है। कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी। अब इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, किस कवि ने अपने काव्य में श्रृंगार रस को रसराज की मान्यता दी? किस कवि ने? ए बिहारी, बी देव, सी भूषण, डी मतिराम। किस कवि ने अपने काव्य में श्रृंगार रस को रसराज की मान्यता दी? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, देव। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्ति है? ए अज्ञे, बी नागार्जुन, सी रामकुमार वर्मा, या डी शमशेर बहादुर सिंह। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अज्ञे, याद रखिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, किस कवि के पद को सुनकर बादशाह अकबर का हृदय इतना प्रभावित हुआ कि उसने गौवध पर प्रतिबंध लगा दिया? तो बादशाह अकबर का हृदय इतना प्रभावित हुआ किस कवि के पद को सुनकर? ऑप्शन ए नरहरि, बी गंग कवि, सी नरोत्तम, या डी रहीम। तो देखिए, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, नरहरि। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर दिया गया है, देखिए नरहरि को किस बादशाह द्वारा महापान की उपाधि से सम्मानित किया गया? शेरशाह द्वारा, या ऑप्शन बी अकबर द्वारा,
या ऑप्शन सी बाबर द्वारा, या ऑप्शन डी हुमायूं द्वारा। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा नरसिंह को किस बादशाह द्वारा महापान की उपाधि से सम्मानित किया गया है? अकबर द्वारा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यहाँ पर दिया गया है कृष्ण और सुदामा की मित्र वात्सलता का वर्णन करते हुए किस कवि ने अपनी कविता की रचना की? कृष्ण और सुदामा की मित्र वात्सलता का वर्णन करते हुए। ऑप्शन ए कवि गंग ने, नरहरि ने, नरोत्तम दास ने, या नंददास ने। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरोत्तम दास ने। याद रखिएगा। अब इसके बाद कृष्ण भक्ति से संबंधित प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए श्रीमद् भगवत गीता, पुराण, गीत गोविंद और श्रीमद् भागवत। कृष्ण भक्ति से संबंधित प्रमुख ग्रंथ पूछा गया है तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, श्रीमद् भागवत। अब इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए यहाँ पर पूछा गया है उद्धव शतक का काव्य रूप कौन सा है? ऑप्शन ए लोकगीत, बी खंड काव्य, सी मुक्तक काव्य, या ऑप्शन डी प्रगीत। तो देखिए उद्धव शतक का काव्य रूप कौन सा है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, खंड काव्य। अब इसके बाद द्वापर का काव्य रूप क्या है? मुक्तक, एकांकी, खंड काव्य या प्रगीत। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, मुक्तक काव्य। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है कि कृणाल गीत कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मैथिली शरण, बी रत्नाकर, निराला और प्रसाद। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। याद रखिएगा कृणाल गीत के जो रचनाकार हैं वह है मैथिली शरण गुप्त। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है देखिए क्वेश्चन नंबर 32, वेणु लो गूंजे धरा के रचयिता हैं। ऑप्शन ए गोपाल शरण सिंह, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी माखनलाल चतुर्वेदी, या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए इसके जो रचनाकार हैं ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बालकृष्ण शर्मा नवीन की कृति नहीं है। ऑप्शन ए क्वासी, बी साकेत, सी कुमकुम, डी अपलक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी साकेत, क्योंकि जो प्रश्न सरल है उसमें हम ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे। जैसे कि ये प्रश्न था, आपको पता है साकेत मैथिली शरण की है, तो यहाँ पर क्लियर राइट आंसर हो गया कि साकेत जो है बालकृष्ण शर्मा की कृति नहीं है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34, अवधूत संप्रदाय किसे कहा जाता है? ए राम भक्ति धारा को, बी कृष्ण भक्ति धारा को, सी नाथ संप्रदाय को, या डी ब्रह्म संप्रदाय को। तो अवधूत संप्रदाय किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, नाथ संप्रदाय को। अगला प्रश्न है अवधूत मत के नाम से विख्यात है नाथ संप्रदाय, जैन संप्रदाय, मुस्लिम और सिख संप्रदाय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नाथ संप्रदाय, जो कि अवधूत मत के नाम से विख्यात है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 36 यहाँ पर दिया गया है योग संप्रदाय किसे कहा गया है? बौद्ध धर्म को, सहजयान को, महायान को, या नाथ संप्रदाय को। तो विकल्प राइट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाथ संप्रदाय को योग संप्रदाय कहा गया है। इसके बाद योग मार्गी कहा जाता है जैनियों को, नाथों को, बौद्धों को और वैष्णवों को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाथों को। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38, 64 महापुरुषों की कथा किस रचना में है? देखिए 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। 64 महापुरुषों की कथा किस रचना में है? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, महापुराण। ठीक है, सरल प्रश्न है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 39, केरान उस सादेन के रचनाकार हैं विद्यापति, सरहपा, खुसरो और जायसी। तो देखिए इस कृति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो हैं। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 40, प्राण संकली के रचयिता कौन है? चंद बरदाई, जगनीक, जयानक या गोरखनाथ। तो प्राण संकली के रचनाकार कौन है? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, गोरखनाथ। याद रखिएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न, आत्मबोध किसकी कृति है? गोरखनाथ की, नेमिनाथ की, मसेंद्रनाथ की, भूतनाथ की। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, आत्मबोध किसकी कृति है? गोरखनाथ की। एमावली के रचनाकार हैं ऑप्शन ए गोरखनाथ, विद्यापति, खुसरो और डी पुष्पदंत।
तो देखिए इस रचना के जो रचनाकार हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोरखनाथ। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, आत्मबोध किसकी कृति है? गोरखनाथ की। क्वेश्चन नंबर 42, हेमावली के रचनाकार हैं गोरखनाथ। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि सप्रवार कृति है विद्यापति की, स्वयंभू की, धनपाल की या गोरखनाथ की? तो देखिए यहाँ पर भी राइट आंसर ऑप्शन डी, गोरखनाथ राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न है कि कुछ और कितना कहानी के रचयिता हैं? ए राजेंद्र यादव, बी मोहन राकेश, सी महिप सिंह या डी निर्मल वर्मा? कुछ और कितना कहानी के जो रचनाकार हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, महिप सिंह। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है आप लोगों से कि जयशंकर प्रसाद ने किस उपन्यास में प्रेम के आदर्श रूप को व्याख्यात किया है? प्रेम के आदर्श रूप को जयशंकर प्रसाद के किस उपन्यास में? ए इरावती, बी कंकाल, सी तितली या डी उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास है जिसमें प्रेम के आदर्श रूप को जो है व्याख्यात किया गया है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, तितली। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, तितली कब प्रकाशित हुआ, यानी तितली उपन्यास जो है कब प्रकाशित हुई है? ए 1934 में, 1933 में, 1930 में या 1927 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1934 में। याद रखिएगा, तितली उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1934। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए दिया गया है, उग्र की परंपरा को विकसित किया? ए विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने, इला चंद्र जोशी ने, विवेकी राय ने या डी ऋषभ चरण जैन ने? तो उग्र की परंपरा को किसने विकसित किया था? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऋषभ चरण जैन ने। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 48 है, हिंदी के किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है? ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है जी में, या ऑप्शन बी भिखारणी में, सेवा सदन में या वेश्यापुत्र में? तो देखिए हिंदी के किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भिखारणी में। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, वैश्या वर्ग की समस्याओं को अपने उपन्यास की कथा वस्तु बनाया था? ए वृंदावन लाल वर्मा ने, पांडे बेचन शर्मा ने, जैनेन्द्र कुमार ने या दुष्यंत कुमार ने? अभी जो है इस प्रश्न को हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी इस प्रश्न का सही आंसर क्लियर नहीं है कि इस क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या होगा। अभी प्रश्न पर थोड़ा डाउट होने के कारण इसको अभी हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, बाद में आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर बता दिया जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 50, वृंदावन लाल वर्मा कैसे उपन्यासकार हैं? सामाजिक, आदर्शोन्मुखी, रोमांचकारी या ऐतिहासिक? तो देखिए वृंदावन लाल वर्मा कैसे उपन्यासकार हैं? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऐतिहासिक कहानीकार और उपन्यासकार हैं। वृंदावन लाल वर्मा का सामाजिक उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए गढ़कुंडार, मृगनयनी, प्रत्यागत, बराटा की पद्मिनी? तो देखिए वृंदावन लाल वर्मा का सामाजिक उपन्यास कौन सा है? अगर आप देखें तो ऑप्शन ए बी सी डी जो दिए गए हैं ये चारों ही वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। ठीक है, याद रखिए वृंदावन लाल वर्मा के ये चारों ही उपन्यास है, पर इसमें जो ऑप्शन सी दिया गया है प्रत्यागत, ये सामाजिक उपन्यास है। ठीक है, याद रखिएगा वृंदावन लाल वर्मा का सामाजिक उपन्यास होगा ऑप्शन सी, प्रत्यागत। बाकी जो भी दिए गए ये भी उपन्यास है, पर सामाजिक उपन्यास पूछा गया है तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, देखिए कंकाल उपन्यास की कथा वस्तु कौन सी है? कंकाल उपन्यास किसका है आपको पता है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक, बौद्धकालीन, सामाजिक, ऐतिहासिक। कंकाल उपन्यास, तो अब देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए? कंकाल उपन्यास की कथा वस्तु है सामाजिक, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 53 है कि बौद्धकालीन परिदृश्य पर कौन सा उपन्यास लिखा गया है? निर्मला, कायाकल्प, इरावती और कंकाल। बौद्धकालीन परिदृश्य पर, तो देखिए अगर आपको इन चारों की जानकारी होगी तो आपके लिए प्रश्न सरल है कि बौद्धकालीन परिदृश्य पर कौन सा उपन्यास लिखा गया है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इरावती। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद
देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है। रानी केतकी की कहानी शैली की दृष्टि से कैसी है? ऑप्शन ए सूत्रात्मक है, विचारात्मक है, हास्य प्रधान है या ललित है। तो देखिए रानी केतकी की कहानी शैली की दृष्टि से कैसी है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए? सूत्रात्मक, विचारात्मक, हास्य प्रधान या ऑप्शन डी ललित। तो रानी केतकी की कहानी जो है ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, हास्य प्रधान। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1900 में, 1800 में, 1850 में या 1790 में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सन 1800 में। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या मद्रास में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी सन 1800 में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 57 के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ए गिलक्रास्ट ने, डलहौजी ने, बेलेजली ने या विलियम बेंटिंग ने। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बेलेजली ने। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा की देखरेख करने वाले कौन थे? ऑप्शन ए लल्लू लाल, बी गिलक्रास्ट, सदल मिश्र या लॉर्ड बेलेजली। तो देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा की देख रेख करने वाले कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिलक्रास्ट। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। देखिए प्रश्न है कि नासी केतोपाख्यान के रचयिता है ए लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदाशुक लाल, भारतेंदु। तो नासी केतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदल मिश्र। याद रखिएगा, सरल प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है। नासी केतोपाख्यान का दूसरा नाम क्या है? ए चंद्रावती, चंद्रावल, रामायण और रामचंद्रिका। तो नासी केतोपाख्यान का जो दूसरा नाम है वह है चंद्रावली। तो यानी यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, चंद्रावती यहाँ पर दिया गया है, चंद्रावती और चंद्रावली। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 60। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। अगर किसी भी प्रश्न पर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, और जो प्रश्न आप लोगों को आज की वीडियो में करने के लिए दिया गया है उसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए और